हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 7, राज्य से साम्राज्य। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा था और उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यह शेर यहाँ क्यों बने हुए हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों पर काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों पर और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ये शेरों वाला स्तंभ शीट्स है, ये वाला। और अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान, पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते होंगे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते, राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता, लेकिन ऐसा लगता कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते उसे इकट्ठा किया जाता था। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। नजराना। यहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना स्वेच्छा से लोग देते थे और कर एक नियमित रूप से इकट्ठा किया जाने वाला था। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा।
लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता। इनके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं पर खुदवाए और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाएं, जो खुद पढ़ नहीं सकते थे उन्हें। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य हेतु श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को देख सकते हैं। ये आरंभिक ब्राह्मी और ये देवनागरी, ये बांग्ला, ये मलयालम, तमिल, इस तरह से आ को लिखा जाता था इन भाषाओं में। हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।